नेक्स्ट है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि पर्सनल इनकम क्या होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम वो होता है कि जो एक इंडिविजुअल और एक हाउस होल्ड के पास कितने पैसे हैं वो खर्च कर सके, एक्सपेंडिचर करे अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम से ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम डिफरेंस कैसे है कि सपोज दैट कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए अर्न करता है, तो क्या वो 1 लाख रुपए जो है उसको पूरा का पूरा जो है खर्च करने के लिए अवेलेबल होता है? डेफिनेटली नहीं होता है। उसमें से कुछ ना कुछ जो है टैक्सेस जो है वो कट जाएंगे गवर्नमेंट के रूप में, या गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में, कुछ फाइन्स, कुछ जो है मतलब अदर चार्जेस वगैरह जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है सोसाइटी के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तो जो पर्सनल इनकम होता है उसमें से जो है ये सब चीज़ों को माइनस करने के बाद जो है जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये इनकम जो है वो इनकम जो कि एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स के बाद जो है जो डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह को डिडक्शन करने के बाद जो है बचता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका डेफिनेशन ये है, मतलब इसका फार्मूला ये है कि पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और साथ साथ जो मिसलेनियस फीस और फाइन्स जो है वो हाउस होल्ड के द्वारा जो पे किया जाता है उसको जो है माइनस करने के बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे मिलेगा? जब पर्सनल इनकम में से ये सब चीज़ों को माइनस किया जाएगा। तो एक तरीके से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, एक व्यक्ति विशेष का परचेसिंग पावर इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली उसके हाथ में कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे का वो परचेस कर सकता है, खरीद सकता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब खर्च कर सकता है। जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम समझा हमने, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? तो अब देखिए, एक नेशनल इनकम था। नेशनल इनकम में हमने क्या मतलब कलेक्ट किया जानकारी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, जो इनकम जनरेट होता है, हम उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन इन इनकम के अलावा जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम, चाहे अर्निंग कहाँ से आता है, वो आता है जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम द अब्रॉड, फिर कोई गिफ्ट आ गया, कोई डोनेशन आ गया, तो उसको जब हम ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में, तब हमको जो है नेट डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। तो जैसे नेट डिस्पोजेबल इनकम में नेट नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट चाहे नेशनल इनकम हुआ, उसमें जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको जोड़ने के बाद जो है उस देश के पास जो है कितना नेट डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कितना पैसा मिल गया, ये जो है हमको बताता है। फिर ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाए तो ये जो है ये मेजर करता है कि इनकम अवेलेबल टू द टोटल इकोनॉमी फॉर द फाइनल कंजम्पशन एंड ग्रॉस सेविंग। तो ग्रॉस का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस पूरे देश के पास ग्रॉसली कितना जो है पैसा आता है फॉर उस मतलब उसके फाइनल कंजम्पशन और सेविंग के पर्पज से। फिर ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक डिस्पोजेबल इनकम को अगर डेफिनेशन फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम करेंट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट यूनिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है हमारे थ्रू जो है हमारे देश के थ्रू जो है दूसरे देश में जा रहा पैसा नॉन रेसिडेंट के द्वारा, तो जो नेट फैक्टर इनकम को जो है जो नेट फैक्टर ट्रांसफ़र जो है उसको एडजस्ट करने के बाद जो आता है उसको हम ऐड करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, तो हमको जो है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो मिल जाता है। ये इसका फार्मूला हुआ। फिर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहाँ से मिलेगा? तो ये हुआ कि जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से डिप्रेसिएशन को जब हम माइनस करते हैं तब हमको जो है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। ये जो है डिप्रेसिएशन को माइनस करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से तब हमको ये जो है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जनरेट होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब यहाँ पे यही समझिए कि एक्चुअल में जो भी चार्जेस वगैरह हैं एडजस्ट करने के बाद, फाइन्स एडजस्ट करने के बाद, टैक्स एडजस्ट करने के बाद व्यक्ति विशेष हाउस होल्ड्स को जो पैसा बचता है वो उसका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हुआ। देश का जो है डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल का डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि फैक्टर ऑफ इनकम्स जो जनरेट होते हैं उसके अलावा जो है कोई अनुदान वगैरह मिलता है, डोनेशन मिलता है, ट्रांसफ़र पेमेंट वगैरह मिलता है, उसको हम इसमें ऐड करते हैं, तो वो हमारा जो है एक नेशन का डिस्पोजेबल इनकम निकल के आता है। अब ग्रॉस की बात की जाए तो फिर ग्रॉस और नेट वाला जो है डिप्रेसिएशन को जैसे हम पहले भी फार्मूले में माइनस करते थे उसी हिसाब से इसमें भी एडजस्टमेंट होना है। डिफरेंस देखा जाए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है कि ये जो है रिफ़र किया जाता है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज ए होल। एक कंट्री के द्वारा जितना भी डिस्पोजेबल इनकम जनरेट किया जाता है उसको हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। वहीं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? एक व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड के द्वारा जो है जो डिस्पोजेबल इनकम जनरेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति का इन द कंट्री। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमको कैसे मिलता है? तो इट इज़ द सम ऑफ टोटल
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो है इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करें, प्लस नेट ऑफ द करंट ट्रांसफ़र को जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो मिल रहा है। नेट की बात यहाँ पे हुई कि जो इंडिया के द्वारा और विद इन इंडिया जो है वो जो ट्रांजेक्शन होता है उसको एडजस्ट करने के बाद जो है नेट करंट ट्रांसफ़र जो हमको मिला ये, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मिला वो, उसको जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब ऐड करते हैं तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या करते हैं कि जो हमारा एक टोटल इनकम जनरेट की है उसमें से टैक्सेस फाइन्स वगैरह जो है एडजस्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद हमको जो है रिड्यूस करने के बाद हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है। जो कि ये बोला जा सकता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो एक व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचा है वो उसका जो है उसकी वैल्यू है ये। फिर ये जो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम, इसको हमने बहुत डिटेल्स से जो है अभी तक समझते ही हुआ है, तो इसको पिन पॉइंट जो है डिस्कशन यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको मतलब डिस्क्रिप्शन वाइज बहुत डिटेल्स जो है डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरियस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग टाइम पे रिवाइज किया जाता है और रिलीज किया जाता है सीएसओ के द्वारा। कैसे? जैसे कि बहुत बार जो है न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि एडवांस एस्टिमेट, फिर प्रोविजनल एस्टिमेट, फिर आता है रिवाइज एस्टिमेट। तो ये चीज़ें जो है हमेशा कंफ्यूज करती हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जीडीपी का जैसे ग्रोथ रेट होता है हमारा, गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। गवर्नमेंट इन द सेंस यहाँ पे हम सीएसओ को चाहे एनएसओ को गवर्नमेंट ही मानते हैं। तो उसके द्वारा जब रिलीज किया जाता है तो एडवांस एस्टिमेट क्या बोलता है? तो एडवांस का मतलब हुआ कि आप समय से पहले कोई चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं, वो एडवांस एस्टिमेट हुआ। तो जब किसी फाइनेंशियल ईयर का, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को क्लोज होता है। जैसे हमारा 2000 ये भी 26 चल रहा है तो 2027 31 मार्च को जो है हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का जो भी जीडीपी का कैलकुलेशन है, एस्टिमेट है कि कितना जीडीपी हमारी रहेगी, कितना ग्रोथ हुआ, तो इसका 31 मार्च 2027 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। तो उससे 2 महीने पहले जो है ये एडवांस एस्टिमेट जो है रिलीज किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। डेट क्या होता है रिलीज का? जनरली 7 जनवरी इसका डेट होता है एडवांस एस्टिमेट का। कब रिलीज किया जाता है? 2 महीना पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है क्लोज होने वाला, उससे जस्ट 2 महीना पहले रिलीज किया जाता है। 31 मार्च को क्लोज होने वाला रहता है तो 7 जनवरी को ये रिलीज किया जाता है। फिर दूसरा है प्रोविजनल एस्टिमेट। प्रोविजनल क्या होता है कि जब आपके पास जो है फाइनल जो है डाटा जो है रिलीज करने के लिए नहीं होता है, लेकिन आपको एस्टिमेट जो है श्योर होता है कि हाँ यही फाइनल जो है नंबर होने चाहिए, तो आप जो है उसको प्रोविजनल डाटा चाहे प्रोविजनल एस्टिमेट बोलते हैं। जब कभी भी जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है 31 मार्च तक, तब भी हमारे बहुत ज़्यादा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उससे मतलब एक्यूरेट डाटा जो है फाइनल डाटा हमको नहीं मिल पाता है। डाटा जो है वो मतलब कलेक्शन होते रहता है मंथली वाइज, लेकिन जो है फाइनल डाटा कंपाइलेशन करने में और एक्यूरेसी चेक करने से पहले जो है प्रोविजनल डाटा रिलीज किया जाता है। तो हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2027 को जब क्लोज होगा तो उसके 2 महीने बाद 31 मई को, मतलब मार्च बीता तो अप्रैल और मई, 31 मई को जो है प्रोविजनल डाटा जो है वो रिलीज किया जाता है एज ए प्रोविजनल एस्टिमेट, जो कि पहले जो है फिर बाद में जो है जिसे इसको रिवाइज एस्टिमेट भी बोला जाएगा। अगर बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो उसको रिवाइज किया जाएगा, लेकिन इसको हम प्रोविजनल एस्टिमेट बोला जाता है। रिवाइज एस्टिमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम जो एडवांस एस्टिमेट किए थे, एडवांस एस्टिमेट का जो है कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होता है तो उसको जो है हम रिवाइज करते हैं तो उसको रिवाइज एस्टिमेट बोला जाता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके प्रोविजनल एस्टिमेट बोलने लगा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ये प्रोविजनल एस्टिमेट जब आ जाता है तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट आता है। अब ये जो है एक लंबे समय के बाद, मतलब जो है आफ्टर 10 मंथ एनएसओ जो डाटा रिलीज करता है एडवांस एस्टिमेट के बाद, फिर जो प्रोविजनल एस्टिमेट आता है, तो उस प्रोविजनल एस्टिमेट के डाटा को जब रिवाइज किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो ये 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो होता है, नेक्स्ट ईयर आफ्टर ये जो 31 में जो हुआ, वहाँ से आप 10 मंथ जोड़ते हैं या फिर आप जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च वहाँ से जोड़ते हैं तो आपका 10 महीना होता है। तो आफ्टर 10 मंथ जो होता है कंप्लीट होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर है, हम डाटा रिलीज करते हैं क्या? रिवाइज एस्टिमेट। अगर कुछ अपडेशन है तो वो 31 मार्च को होता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट, जिसको पहले ये बोला जाता था क्विक एस्टिमेट। फिर इसके बाद बात आता है सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट का। तो ये क्या है कि दिस एस्टिमेट जीडीपी और नेशनल इनकम रिलीज बाई एनएसओ आफ्टर 1 ईयर एंड
10 मंथ्स जो है 1 साल और 10 महीने के बाद जो है जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, उसके बाद जो है सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट रिलीज किया जाता है जनरली 31 जनवरी को जो है सक्सीडिंग ईयर। जैसे ये 31 जनवरी को जो है 2028 को रिलीज किया जाएगा, तो ये 2029 को जो है ये सेकेंड जो है रिवाइज एस्टिमेट जो है रिलीज किया जाता है। और उसी तरीके से थर्ड रिवाइज एस्टिमेट जो है फिर 1 साल के बाद जो है मतलब 2 साल सक्सीडिंग ईयर के बाद जो है इसको रिलीज किया जाता है रिवाइज ईयर। अगर कुछ रह गया है, कुछ डाटा जो है इधर से उधर एडजस्ट करना पड़ा, तो इसको जो है हम एज ए थर्ड रिवाइज एस्टिमेट में जो है अपने करेक्ट मतलब एक तरीके से जो है एस्टिमेट को करेक्ट करते हैं। ये करेक्शन करने का एक तरीके से एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक तरीका है। तो ये जो थर्ड एस्टिमेट होता है, इसको ये बोला जा सकता है कि मोर और लेस जो है ये एक तरीके से जो हमारा एस्टिमेशन है वो एक तरीके से स्टेबलाइज हो गया है। अब इसमें फ्लक्चुएशन होने की गुंजाइश कम है। बजाय इसके भी स्टेट के द्वारा और भी जो डाटा दिए जाते हैं उसमें भी कुछ न कुछ जो है एड ऑन और जो है डिलीशन होते रहते हैं। तो ये चीज़ें सब्सिक्वेंट जो है रिवीजन टाइम पे भी हमारा डाटा के रूप में वो होता रहता है। एग्जाम्पल से अगर समझा जाए तो अगर जो है एज पर द प्रेजेंट शेड्यूल जिसको एनएसओ रिलीज करता है, तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट कब किया जाएगा? 7 जनवरी 2025 को। 31 मार्च 2025 को जो है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो 31 मार्च से पहले जो है 7 जनवरी 2025 को जो है एडवांस एस्टिमेट रिलीज़ किया जाता है। फिर जो है प्रोविजनल एस्टिमेट जिसको 2024-25 के रिलीज़ करना है वो 31 मार्च 2025 को। यहाँ पर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, तो 31 मई 2025 को जो है प्रोविजनल एस्टिमेट जो है वो रिलीज़ किया जाता है। फिर फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो 31 जनवरी 2026। यहाँ पे 2026 मतलब जो है ऑलरेडी जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर बीते जो है 10 ईयर्स हो गया है, तो 31 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया जाता है। फिर सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट जो है 2024-25 के लिए वो 31 जनवरी 2027 को मतलब नेक्स्ट ईयर जो है रिलीज़ किया जाता है। फिर थर्ड रिवाइज एस्टिमेट जो है 2024-25 के लिए 31 जनवरी 2028 को रिलीज़ किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है हमारा 31 मार्च 2025 को, और फाइनल जो है एक तरीके से जो है रिवाइज एस्टिमेट जो है थर्ड एडिशन के रूप में 31 जनवरी 2028 को आया है। उसके अलावा भी जो है बाद में कुछ भी और डाटाज आते हैं उसको एड ऑन किया जाता है। इसके साथ ही हमने जो है एडवांस एस्टिमेट्स हुआ, प्रोविजनल एस्टिमेट्स किस तरीके से जो है एनएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता है उसको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। बेसिकली जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड को क्या है वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। फिर इनकम मेथड मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो व्यक्ति विशेष जो है जो फैक्टर्स ऑफ मतलब जो है वो इनकम जितना जनरेट करते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड में। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर एक्सपेंडिचर मेथड मतलब जो व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है वो खर्च भी करता है, तो उसको जो है टोटल आउटले मेथड भी बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है हम सीखेंगे, जानेंगे कि मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम के क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। जीडीपी बोला जाए या नेशनल इनकम बोला जाए, उसको कैलकुलेशन का हमारा पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं कि आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जो है हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू क्रिएट होता है, चाहे आउटपुट में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम ऐड कर माइनस क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट्स गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू को हम माइनस करते हैं। जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो प्रोडक्शन हुआ, तो पहले स्टेज से लेकर के दूसरे स्टेज में सेकेंड स्टेज में जो वैल्यू ऐड किया गया है, जो वैल्यू क्रिएट किया गया है, हम उसी को इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो है नेशनल इनकम जो एस्टिमेट किया जाता है, यहाँ पे डाटा कलेक्टेड एट द इनकम क्रिएशन स्टेज, मतलब जहाँ पे इनकम क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वैल्यू ऐड होता है, उसके जो है इनकम को जो है उसके एस्टिमेट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे जो है वो हम कंप्यूट करते हैं। इसको अगर ये बोला जाए तो ये कुछ है नहीं, जो भी वैल्यू जो होता है आउटपुट का, उससे जो है इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन होता है उसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो भी जो है तीनों सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसको जो है एडजस्ट करने के बाद जो है हमारा कैलकुलेशन के रूप में जो आता है वही हमारा जीबीए भी बोला जाए या जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोला जाए। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ये हमारे प्रोडक्ट मेथड के अंदर होती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द ऑल 3 सेक्टर्स, इसको जो है हम और एग्जांपल के माध्यम से, जिसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है, उसको हम उस माध्यम से डिस्कशन करते हैं ताकि और भी जो है ये कंसेप्चुअली जो है क्लैरिटी हो जाए हमको।
अगर एग्जाम्पल से समझना हो, जैसा कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से क्रिएट किया है कि जीडीपी और नेशनल इनकम जो है प्रोडक्ट मेथड से क्या है, तो ये एक तरीके से वैल्यू एडेड मेथड है जिसको प्रोडक्ट मेथड भी जाना जाता है। ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसमें टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस होता है विद इन ए कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन द सेंस हम आप जो फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंतर्गत जितना भी वैल्यू ऐड किया गया है ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज में, उसका एक तरीके से मॉनेटरी वैल्यू है, वो हमारा जीडीपी। यहाँ पर जो है फाइनल जो प्राइस होता है, सपोज दैट कि हमने एक कार बनाया और कार का जो है एक एमआरपी होता है, तो एमआरपी जो होता है, एमआरपी के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस कार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार के अंतर्गत मतलब बहुत सारे जो है जो टूल्स मशीनरीज इन्वॉल्व होते हैं, रॉ मटेरियल्स लोहा के रूप में लगता है। तो जहाँ जहाँ वैल्यू क्रिएट किया गया है एक एवरी सिंगल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, तो बस हम उस वैल्यू को यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि डबल काउंटिंग जो है हमारी वो जो हो रही थी वो ना हो पाए बोल करके इसको हम किया जाता है। क्या वैल्यू ऐड किया जाता है और क्यों वैल्यू केवल ऐड जो किया जाता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये सिंपली जो है एग्रीगेट सेल्स ऑफ एवरी बिजनेस एंटिटी। मतलब जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको जितने भी इस कार को बनाने के लिए जितने भी इंसिलरी ऑटोमोबाइल्स टूल्स वगैरह चाहिए और जहाँ जहाँ से वो परचेस करता जाता है जो भी एवरी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, तो वो जो वैल्यू उसको देते जाते हैं, तो ये फाइनल जो कार की वैल्यू आएगी इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यही हमारा जो है डबल काउंटिंग एरर को मतलब ना हो पाए इसके लिए इसको हम करते हैं। जैसे कि अगर जो है इफ़ वी काउंट सेल ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे ब्रेड के एग्जांपल से समझा जाए, व्हीट देन सेल ऑफ फ्लोर एंड फाइनल द सेल ऑफ ब्रेड, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल व्हीट हैज़ बीन काउंटेड 3 टाइम्स। अभी जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए कि जैसे कि हम एक ब्रेड की कंपनी है, हमारी एक बेकरी है, हम ब्रेड बना रहे हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मर्स जो कि जो है व्हीट जो है ग्रो करते हैं, तो उसने ग्रो किया तो 100 रुपये का वैल्यू ऐड किया, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो 100 रुपये का है। तो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर क्या है, मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है कि उसने जो है जीरो से ग्राउंड लेवल से जो है उसने उत्पादन चालू किया और 100 तक पहुँचाया। तो यहाँ वैल्यू एडेड 100 है। तो हमारा जो है वैल्यू एडेड मेथड जिसको बोला जाए, आउटपुट मेथड जो बोला जाए, प्रोडक्ट मेथड, उसके अंतर्गत पहले तो 100 रुपये आया। फिर दूसरे स्टेज में क्या है कि ये जो व्हीट है वो मिलर्स को दिया जाता है, वहाँ पर जो है मिलर जो है फ्लोर बनाते हैं। तो यहाँ पर मिलर 100 रुपये में परचेस करता है, ठीक है, 100 रुपये में परचेस करता है और बाद में उसको जो है फाइनल वैल्यू निकाल करके 150 रुपये आती है, 150 रुपीज़ आती है। तो यहाँ पे मिलर्स ने क्या किया कि इस 100 रुपये में से जो है 50 रुपये की और वैल्यू ऐड किया है। 100 रुपये की तो पहले वैल्यू थी और 50 रुपये की अब सेकंड वैल्यू हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, तो 50 रुपये वैल्यू हो गई। वैल्यू हम यहाँ एडेड वाला कॉलम यहाँ पे है, 50 रुपये की वैल्यू यहाँ पे हो गई, ठीक है। फाइनल प्राइस कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। फिर जो ये मिलर के बाद जो है वो बेकर के पास जाता है, बेकर्स जो है ब्रेड बनाता है, ठीक है। ब्रेड बनाने के बाद जो है इसमें जो है इसकी जो वैल्यू हो जाती है, आउटपुट की वैल्यू 220 रुपये होती है। अब 220 रुपये हो गई तो ऑलरेडी उसने जो है 150 रुपये में परचेस किया था, 220 हो गया, तो इसने इसमें वैल्यू ऐड किया कितना, 70 रुपीज़, क्योंकि 150 में तो उसने जो है परचेस किया था, 70 रुपीज़ हो गया। फिर जो है ये जो है जो ब्रेड है वो रिटेल जो है सेल के पास के लिए जाता है कंजम्पशन के लिए। तो इसकी फाइनल जो है एमआरपी हो जाती है 250 रुपीज़, 250 रुपीज़ हो जाती है। और 220 रुपये में जो है ब्रेड जो है एक दुकानदार जो है एक रिटेल जो है शॉपकीपर है वो 220 रुपीज़ में जो है बाई करता है और बाद में 250 में बेचता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने वैल्यू कितना इसमें ऐड किया, 30 रुपीज़, पैकेजिंग वगैरह से लेकर के कुछ भी होगा तो 30 रुपीज़ ऐड किया। यहाँ पर हमारा जो है अब 3 डाटा निकल के आया है। एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो है टोटल वैल्यू को जोड़ते जाएंगे, अगर आउटपुट की पूरी वैल्यू को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो उसमें जो है हमारा 720 रुपीज़ जो है वो टोटल प्राइस वैल्यू आ रहा है किसका, इस ब्रेड का, ठीक है। इसमें अगर डबल काउंटिंग करते हैं हर एक स्टेज पे तो ठीक है। एमआरपी कितना है, 250 रुपीज़ है, ब्रेड की एमआरपी 250 रुपीज़ है, लेकिन हमारा जीडीपी कितना आ रहा है या फिर टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम ऐड करते जाते हैं तो 720। तो ये जो है ग्रॉसली जो है मिस कैलकुलेशन है। फिर कॉस्ट ऑफ अगर इंटरमीडिएट गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट्स और फाइनल गुड्स दोनों को कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट्स गुड्स को भी अगर कंसीडर करते हैं तो भी हमारा जो है 470 रुपीज़ आ रहा है। तो इस 720 रुपीज़ में से जो कि पूरा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो आता है 250 रुपीज़ जो आता है टोटल वैल्यू एडेड, जो भी हम वैल्यू ऐड किए हैं वो 250 रुपीज़ आता है। और यही जो है यहाँ पर देखिए कोइंसिडेंस, यहीं पे इसकी जो है ब्रेड की एमआरपी भी 250 रुपीज़ रखी गई है। तब ये जो है जब हम टोटल वैल्यू एडेड जो है केवल अगर मानते हैं तो यही हमारा जो है एक तरीके का जीडीपी है।
यहाँ पर जो एग्रीगेट वैल्यू जो है 250 रुपीज़ आया है और यही हमारा जो है ब्रेड का वैल्यू है, प्राइस है। और इसको जो है बड़े पैमाने पर जो है तीनों सेक्टर को मिला करके हर एक स्टेज को जो है जो वैल्यू ऐड होता गया है उसको एडजस्टमेंट के बाद जो है हमारे देश का निकल के आता है वो जीडीपी ऑफ अपर टोटल इकोनॉमी एट प्रोडक्ट प्राइस, चाहे जीवीए हम बोल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है हम जीडीपी में आगे बढ़ते हैं। अब इस जीवीए से जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आया है, जो जीवीए है और ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी 250 रुपीज़ जो है एमआरपी भी जो है वो हमारा एक तरीके से मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है। और जब पूरे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है कि सम ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से जो भी वैल्यू ऐड किया गया है उसको पूरी वैल्यू जो एडेड है ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी उसको ऐड करते हैं तो हमको मार्केट प्राइस मिला। मार्केट प्राइस ऑफ द जीडीपी में जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें जो है हम डिप्रेसिएशन को जब माइनस करते हैं तो हमको नेट वैल्यू मिलती है। आफ्टर डिप्रेसिएशन को माइनस करने के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से तब हमको क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। ठीक है, ये दूसरा हमारा फार्मूला डेराइव किए। थर्ड स्टेज में क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो है फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो है कंट्रीब्यूशन किया गया है। अब जैसे ये मार्केट प्राइस है, इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, सब्सिडी, टैक्सेस वगैरह जो है ऐड होती हैं। तो जब हमको फैक्टर जो है उत्पादन के तौर पे प्रोडक्ट के बेसिस पे हमको अगर निकालना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, जो मार्केट प्राइस है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है माइनस करना है और सब्सिडी, जैसे क्या है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी देने की वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्चुअल निकालना है, तो सब्सिडी को उसमें जो है दिया गया है उसको ऐड कर लिया जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ऐड करने की वजह से जो हमारा जो है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के दिख रहा है वो ना दिखे बोल करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं मार्केट प्राइस से, उससे हमको मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जब नेशनल इनकम जो है हमारा, नेशनल इनकम बोला जाए चाहे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये जो है हमारा जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड मतलब जैसे कि हमारे इंडिया से कोई रेसिडेंट हमारा जो है विदेश में, गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन, यूएसए में काम करके वहाँ से जो रेमिटेंस वगैरह भेजता है तो उसको हम इसमें ऐड करते हैं। और कोई फॉरेनर्स के द्वारा जो है इंडिया में वर्क करते हुए यहाँ से जो इनकम जनरेट करता है अपने देश में भेजता है उसको माइनस करते हैं। तो उसको एडजस्टमेंट के बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को जो है ऐड करते हैं अगर हम फैक्टर कॉस्ट में, तब हमारा जो है नेशनल इनकम जो है वो निकल कर आता है। तो इस तरीके से जो है इस मेथड से हमने जाना कि कैसे नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से वैल्यू को ऐड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स को जो है उसमें माइनस किया जाता है। ये जो फॉलोइंग आइटम्स है जो कि इंक्लूडेड है नेशनल इनकम अंडर द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत जो है जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंतर्गत फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज को ऐड किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब जो भी गुड्स और सर्विस है मार्केट में सेल किया जाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो इंक्लूडेड है। फिर वैसे गुड्स और सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सप्लाई किए जाते हैं, नॉट सोल्ड बट फ्री ऑफ कॉस्ट जो सप्लाई करते हैं लेकिन उनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ उसका पैसा का वैल्यू होता है, तो उसको भी जो है इसमें ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्री लंच टू स्कूल। फिर खुद का जो है ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो अपना खुद का अकाउंट जो है अगर फिक्स कैपिटल के प्रोडक्शन में यूज होता है तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। फिर इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, ये वो जो है एक मतलब रेंट और इंटरेस्ट की बात की जाए, जैसे हमारा खुद का प्रॉपर्टी है और हम खुद उसमें रह रहे हैं और मतलब रेंट नहीं दे रहे हैं लेकिन हम खुद रह रहे हैं, तो उसके एक रेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। तो वैसे रेंट और इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, इसको भी जो है नेशनल इनकम अंडर द प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो है उसको नेशनल इनकम के अंतर्गत जो है कैलकुलेट नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है पहला जो आता है हमारा, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, वो जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है क्योंकि हम उसकी वैल्यू को डिराइव नहीं कर पाते हैं। फिर नॉन इकोनॉमिक गुड्स जैसे कि फ्री एयर, फ्री वाटर, उसको जो है नहीं कैलकुलेट किया जाता है। फिर सेकेंड हैंड परचेस जो होता है जैसे कार, होम सेल्स वगैरह जो होते हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम पहले ही कैलकुलेट किए हैं कि माइनस कर लेते हैं। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि गिफ्ट और डोनेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैपिटल गेंस वगैरह जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है और इंक्लूड की वाली चीज़ों को भी हमने एक बार देख लिया था। नेक्स्ट है इसी में हमारा कि मतलब जीडीपी और जीवीए एट बेसिक प्राइस में ये क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ होता है।
हमने एक कंसेप्ट देखा था जैसे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस में से जो है हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करते हैं अगर हम, तो हमको क्या मिलता था, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्टमेंट करने के बाद हमको मिलता था जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। ठीक है, 2015 से जो है सीएसओ, जिसको अब एनएसओ बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने 2015 में डिसाइड किया कि जो हमारा जो तीनों सेक्टर है उसका जो एस्टिमेट किया जाएगा ग्रॉस वैल्यू एड का चाहे जीडीपी का, वो बेसिक प्राइस पे किया जाएगा, न कि फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट निकल करके आया वो हमने कैलकुलेट किया था, मार्केट प्राइस भी हमने देखा, लेकिन 2015 से ये डिसाइड किया गया है कि बेसिक प्राइस पे जो है हम जो है जीडीपी का चाहे जीवीए का जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो जो बेसिक प्राइस होता है ये अमाउंट रिटेन बाय द प्रोड्यूसर एंड इज देयर फॉर द प्राइस मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स डिसीजन मेकिंग। तो जो प्रोड्यूसर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए और जो प्राइस होता है वो प्रोड्यूसर के द्वारा रिटेन कर लिया जाता है, रखा जाता है, तो ये जो है मोस्ट रिलेवेंट वे है। जीवीए एट बेसिक प्राइस जो है वो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से डिफरेंस है। किस मायने में डिफरेंस है? जीवीए चाहे जीडीपी एट बेसिक प्राइस हम क्या बोलते हैं कि जो फैक्टर कॉस्ट पे जो हमारा जो जीडीपी निकला है चाहे जीवीए निकला है फैक्टर कॉस्ट पे कब निकला? जब मार्केट प्राइस से जो है हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को एडजस्ट करने के बाद हमको फैक्टर कॉस्ट मिला। इस फैक्टर कॉस्ट में जो है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन टैक्सेस। माइंड इट, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स में डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है कि ओवरऑल जो है उस जैसे अगर हम ब्रेड बना रहे हैं चाहे कार बना रहे हैं तो ओवरऑल उसके प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है। प्रोडक्ट का टैक्स का मतलब जैसे क्या है कि कोई स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में बहुत सारे अगर प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लॉन्ग प्रोडक्ट बनता है, फ्लैट प्रोडक्ट बनता है और भी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे वायर रॉड वगैरह बनता है। तो प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ओवरऑल प्रोडक्शन पे जो है टैक्स लगने वाला। ठीक है, प्रोडक्ट के स्पेसिफिक की बात की जाए तो किसी लॉन्ग प्रोडक्ट पे लग गया तो फ्लैट प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो इस इंडिविजुअली होता है और प्रोडक्शन होता है वो ओवरऑल टैक्स होता है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगने वाला होता है। तो जब ग्रॉस वैल्यू एडेड जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस जो है ऐड किया जाता है, तब हमको जो है जीडीपी एट बेसिक प्राइस मिलता है। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? ये जो नेट प्रोडक्शन टैक्स हमने ऐड किया है फैक्टर कॉस्ट में, तो नेट प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है? तो प्रोडक्शन टैक्सेस में से प्रोडक्शन सब्सिडी को जब माइनस करते हैं तब हमको नेट प्रोडक्शन टैक्स मिलता है। प्रोडक्शन टैक्स क्या है कि नेट प्रोडक्शन टैक्स है कि प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडी को जो है माइनस करते हैं तो हमको नेट प्रोडक्शन टैक्स मिलता है। ये प्रोडक्ट टैक्स नहीं है, माइंडेड, प्रोडक्ट टैक्स नहीं है, प्रोडक्शन टैक्स है जो कि उत्पादन में काम आने वाला ओवरऑल। तो जो प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन होता है। मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे मतलब नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर प्रोडक्शन के एक्टिविटी में शामिल है तो मतलब कितना भी वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर रहा है उससे मतलब नहीं है। उस पर जो है प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडी जो है लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जब हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करते हैं उसके प्रोडक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, तब हम प्रोडक्ट टैक्स की बात करेंगे। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर द प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडी आर पेड ऑन द रिसीव बेस्ड ऑन द पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्ट टैक्सेस होता है, जैसे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट में टारगेट दिया कि आपको 100 kg अगर पर्टिकुलरली ये कमोडिटी आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगा। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से प्रोडक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है कि हम जो है सब्सिडी देंगे, चाहे प्राइमरी लैंडिंग रेट वगैरह होगा, प्रायोरिटी सेक्टर वगैरह होगा, तो आपको जो है इस तरीके की सब्सिडी मिलेगी, चाहे इसमें टैक्स छूट वगैरह मिलेगा। तो वो क्या हुआ कि प्रोडक्शन, मतलब किस सेक्टर में, कोई शुगर सेक्टर में है, कोई स्टील, कोई पावर, तो प्रोडक्शन जो है वो मतलब जो फैक्ट्री बेस्ड हो जाता है और प्रोडक्ट जो होता है वो वॉल्यूम बेस्ड, वैल्यू बेस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड क्या करता है कि लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब शामिल होते हैं। दैट ऑफ प्रोडक्शन सब्सिडीज में क्या इंक्लूड होता है कि जैसे सब्सिडीज टू रेलवे, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर, सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ये जो है प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्शन टैक्सेस हुआ। जबकि प्रोडक्ट टैक्स के मामले में क्या बोला जाएगा कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं प्रोडक्ट टैक्स में आती हैं। और प्रोडक्ट सब्सिडी में क्या आती है? फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम बेस्ड सब्सिडी, फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडी, ये जो है प्रोडक्ट में आती है। तो जीवीए एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या बोला जाता है कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस में से जो है हम प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडी को अगर एडजस्ट करते हैं तो हमको मार्केट प्राइस मिलता है। क्या मिलता है कि
कि जब जो है जीडीपी एट बेसिक प्राइस हमको निकला, जीडीपी एट बेसिक प्राइस मिला, उसमें प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़ते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। थोड़ा सा फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, रिपीटेडली आपको सुनना पड़ेगा। माइंड इट, अगर 2-4 बार आप सुन लिए तो ये आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जीडीपी एट बेसिक प्राइस जो है, चाहे जीबीए एट बेसिक प्राइस है, वो इंडिया गवर्नमेंट का, एनएसओ का जो है ऑफिशियली जीडीपी जो है डिक्लेयर करने का जो है एक बेंचमार्क है, इंडेक्स है। ठीक है, आपको जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस ये सब नहीं है। जीडीपी की जब हम बात करते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी है, तो उस जीडीपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, एनएसओ के द्वारा जो रिलीज किया जाता है, वो जीडीपी एट बेसिक प्राइस ही रिलीज किया जाता है। और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों के बीच में कोरिलेशन करके हम जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस कैसे निकाला जा सकता है। तो एक एग्जांपल आपको जानना है कि मतलब जो है हमारा प्रोडक्शन टैक्सेस में क्या क्या आता है। तो प्रोडक्शन जो है टैक्सेस में आता है आपका लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन फीस। प्रोडक्शन सब्सिडी में क्या आता है, रेलवे को सब्सिडी, फार्मर्स को सब्सिडी, सब्सिडी टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है ओवरऑल जो दिया जाता है। फिर प्रोडक्ट टैक्सेस के अंतर्गत जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, वॉल्यूम बेस स्पेसिफिक होते हैं, तो प्रोडक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और उसी तरीके से जो है स्पेसिफिकली जो है फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें जो सब्सिडी दी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सब्सिडी।